प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से अपने विचार करेंगे साझा। पीएम ने ट्वीट कर बताया कि आज प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति पर होगा फोकस। सुबह 11 बजे दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी चैनलों पर किया जाएगा प्रसारण। पीएम केयर्स फंड में योगदान के लिए प्रधानमंत्री के आह्वान पर राष्ट्र हुआ एकजुट। कोविड-19 से लड़ाई में विधायक, फिल्म और खेल हस्तियों और उद्योग जगत ने बढ़ाया मदद का हाथ। प्रधानमंत्री ने कहा, ये कोष आपदा प्रबंधन और अनुसंधान को करेगा प्रोत्साहित। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में स्वास्थ्य मंत्रालय ने विशेष अस्पतालों के निर्माण पर दिया जोर। मंत्रालय राज्यों के साथ मिलकर सामुदायिक निगरानी और आसपास के प्रभावित लोगों पर रखेगा नजर। देश भर में कोरोना वायरस के कुल मामले 900 के पार। प्रवासी कामगारों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा। गृह मंत्रालय ने कहा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष की मदद से जरूरतमंद लोगों को आश्रय और भोजन कर सकती है प्रदान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रवासी श्रमिकों से दिल्ली ना छोड़ने की अपील। कहा, सरकार जरूरतमंदों को मुफ्त भोजन और आश्रय करा रही है मुहैया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों से किया संवाद। वित्त मंत्री ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए निर्बाध बैंकिंग सेवा मुहैया कराने को कहा। और इटली में कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा 10,000 के पार। स्पेन ने उठाए सख्त कदम। अमेरिका के राष्ट्रपति ने 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद न्यूयॉर्क को क्वारंटीन करने के लिए दिए संकेत। दक्षिण कोरिया ने एक्टिव मामलों से ज्यादा लोग हुए वहां ठीक। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और रविवार की सुबह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज में। सबसे पहले यहां बात करेंगे प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से अपने मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 63वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि मन की बात की ये कड़ी कोविड-19 के कारण उत्पन्न स्थिति पर केंद्रित होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क और आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.com, न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। इसका आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण होगा, जिसे रात 8 बजे क्षेत्रीय भाषाओं में आप दोबारा सुन सकते हैं। और पीएम केयर्स फंड में योगदान के लिए प्रधानमंत्री के आह्वान पर राष्ट्र एकजुट हो गया है। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चिंताजनक स्थिति को देखते हुए और किसी भी प्रकार की आपात स्थिति या संकट से निपटने के मकसद से एक विशेष राष्ट्रीय कोष आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष पीएम केयर्स फंड के नाम से एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट बनाया गया है। प्रधानमंत्री इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और इसके सदस्यों में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री शामिल हैं। इस कोष में छोटी छोटी धनराशियां दान के रूप में दी जा सकेंगी। जिन लोगों या संगठन को इस कोष में दान करना है, उन्हें pmindia.gov.in पर जाना होगा और दिए गए विवरणों का उपयोग कर पीएम केयर्स फंड में अपने पैसे दान वो कर सकते हैं। इस कोष में दी जाने वाली दान राशि पर धारा 80G के तहत आयकर से छूट दी जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोविड-19 से लड़ने के लिए सभी सांसदों से सांसद निधि फंड से 1 करोड़ रुपए दान देने का आग्रह किया है। लोकसभा अध्यक्ष ने वित्तीय वर्ष 20 और 21 के लिए सांसद फंड के तहत सांसदों को आवंटित की जाने वाली धनराशि में से कम 1 करोड़ रुपए का स्वीकृति संबंधी सहमति पत्र भरकर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को भेजने को कहा है। जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे संकट में हमारा दायित्व और भी बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि ये सुनिश्चित करें कि लॉकडाउन के कारण गरीबों और जरूरतमंदों को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में कोई बाधा उत्पन्न न हो।
उन्होंने कहा कि इसलिए सांसदों को उनके संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के अंदर गरीबों और अभावग्रस्त व्यक्तियों को जन सहयोग द्वारा खाद्य सामग्रियों एवं रोजमर्रा की आवश्यकताओं की आपूर्ति करने के लिए हमें पूरा प्रयास करने की आवश्यकता है। तो कोविड-19 से मुकाबला सांसद निधि फंड का उपयोग यहां पर करने की बात कही गई है और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा सांसदों को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कोविड-19 से लड़ने के लिए सभी सांसदों से कम 1 करोड़ रुपए सांसद निधि से देने के लिए स्वीकृति फॉर्म भेजने का आग्रह किया है। बीजेपी ने कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए बड़ा ऐलान किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम से जुड़े सरकार की मदद के लिए पार्टी के सभी सांसद और विधायक अपने 1 माह का वेतन और भत्ते केंद्रीय राहत कोष में देंगे। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने यह भी बताया कि बीजेपी के सभी सांसद अपनी सांसद निधि से 1 करोड़ रुपए केंद्रीय सहायता कोष में देंगे। जेपी नड्डा ने अपने ट्वीट में कहा कि कोविड-19 के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद और विधायक अपने 1 माह का मानदेय यानी कि वेतन केंद्रीय राहत कोष में दान करेंगे। उन्होंने कहा कि इसका उपयोग वायरस की रोकथाम और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों में किया जाएगा। उन्होंने बीजेपी सांसदों और विधायकों की तारीफ करते हुए कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता बेहतरीन काम कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में आम नागरिकों को और जागरूक करने की अपील की। और पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। ऐसे में बॉलीवुड के सितारों ने मदद का हाथ बढ़ाया है। इसी कड़ी में एक्टर अक्षय कुमार ने बड़ी पहल की है। अक्षय ने पीएम केयर फंड में 25 करोड़ रुपए दान में दिए हैं। अपने ट्विटर संदेश में उन्होंने कहा कि इस समय लोगों की जिंदगी हमारी प्राथमिकता है। हमें हर वो काम करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। मैं 25 करोड़ रुपए पीएम केयर्स फंड में दान देने की घोषणा करता हूँ। जान है तो जहान है। और अभिनेता वरुण धवन ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं पीएम केयर फंड में 30 लाख रुपए का योगदान करने की प्रतिज्ञा करता हूं। हम इससे उभरेंगे। देश है तो हम हैं। तो फिल्मी सितारे यहां पर आगे आए हैं और उन्होंने पीएम केयर फंड में अपनी स्वेच्छा से दान दिया है। वहीं बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने भी कोरोना के खिलाफ मदद का हाथ बढ़ाते हुए ट्वीट किया और लिखा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए बीसीसीआई और उससे संबंधित राज्य एसोसिएशन पीएम केयर फंड में 51 करोड़ रुपए का योगदान देंगे। और कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पूरा हिंदुस्तान एक हो गया है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मदद के लिए टाटा ट्रस्ट ने भी हाथ बढ़ाया है। टाटा ट्रस्ट ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला लिया है। तो वहीं टाटा सन्स ने भी अतिरिक्त 1000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इस तरह टाटा समूह की तरफ से इस महामारी से लड़ने के लिए कुल 1500 करोड़ रुपए का योगदान यहां पर दिया जा रहा है। और प्रधानमंत्री की अपील पर पूरा देश पीएम केयर फंड में अपनी अपनी तरफ से योगदान दे रहा है। इसी के तहत मोतीलाल ओसवाल लिमिटेड ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इस समय जब हम सभी को अपने भारतीय लोगों की किसी भी तरह से मदद करने की जरूरत है तो पीएम केयर फंड में मोतीलाल ओसवाल लिमिटेड 5 करोड़ रुपए का योगदान करने का वचन देता है। आइए सभी की जान बचाएं और कोविड-19 संकट के खिलाफ एक साथ लड़ें। और देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप और देश भर में किए गए लॉकडाउन के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली स्थित गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम में समीक्षा बैठक की। इस बैठक में कोविड-19 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार रोजमर्रा की जरूरत की सभी चीजों को लोगों तक पहुंचाने और कोरोना वायरस की परिस्थितियों का जायजा लिया। साथ ही गृह मंत्री ने अमित शाह ने कहा कि लॉकडाउन के बाद से ये तीसरी समीक्षा बैठक है। मोदी सरकार सभी देशवासियों की सुरक्षा, जीवन और स्वास्थ्य के लिए पूर्णतः कटिबद्ध है। इस समीक्षा बैठक में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और गृह राज्य मंत्री कृष्ण रेड्डी के साथ गृह मंत्रालय में कार्यरत अलग अलग विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सुधाकर दास। सुधाकर, लगातार हम देख रहे हैं कि बिल्कुल
कड़ी निगरानी रखी जा रही है केंद्र सरकार की ओर से, और इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है कि जो समन्वय है, जो तालमेल है, वो बहुत ज़्यादा हो केंद्र सरकार में और राज्य सरकारों के बीच। किस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो इस तरह की बैठकें जारी हैं कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को और भी ज़्यादा हमारी तेज कर देती हैं? जया, एक अभूतपूर्व स्थिति से पूरी दुनिया गुजर रही है। खासतौर से अगर भारत की बात की जाए तो भारत ने, केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो तमाम कदम उठाए, उसकी वजह से भारत जैसे इतनी बड़ी आबादी वाले देश में संभव हो पाया कि अब भी हमें एक तरह से इसको कंटेन करके रखा हुआ है। लेकिन निश्चित तौर पर लगातार निगरानी की जरूरत है। जो एक तरह से इवॉल्विंग सिचुएशन लगातार सामने आ रहा है, उसको देखते हुए फैसले लेने, कदम उठाने की जरूरत है। खासतौर से 21 दिनों का जो लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ था, जो 25 तारीख से लागू हुआ था, उसके बाद ये तीसरी समीक्षा बैठक थी कल गृह मंत्री अमित शाह की। खासतौर से क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज, जरूरी चीजें वो लोगों तक पहुंचे, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत जो ना हो। लोग भी जो भी सब्जी किस तरह विक्रेता की कोई ध्यान स्थिति दें, आ रही है, जो भी क्या सब्जी किसी तरह विक्रेता की कोई जिनके शिकायतें पास हैं, काम किसी तरह नहीं की और कोई दिक्कतें जबरदस्ती हैं, अपने खासतौर से अपना माल ऐसे बचा लोग रहे जो एसेंशियल सर्विसेज में लगे हुए हैं, उन तमाम चीजों की समीक्षा है। उनको पता है कि लगातार उन तमाम जिन चीजों जिन को को भी देखते हुए बसों के नंबर कार्रवाइयां भी अलाउड की है, जा रही बसें है। अलाउड है, तो क्या ई वही कॉमर्स अपना माल वेबसाइट बसों को में लेकर रखे। हाल में दिक्कतें आई अन्यथा थी, आपके उसको उपकरण लेकर फिर चंडीगढ़ कार्रवाई प्रशासन की गई। द्वारा जो प्रत्यागत किया जाएगा। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स थे, सभी उसको सब्जी विक्रेता लेकर कुछ ध्यान दिक्कतें दें, थी, तो उसको लेकर कार्रवाइयां की गई। तो जिन अब जिन ये को भी कहा जा बसें रहा है अलाउड है, कि जो कृपया वही बिल्कुल अपना माल सुधाकर, तो बसों में रखें। प्रधानमंत्री लगातार खुद भी निगरानी बनाए हुए हैं और पर्सनली पूरी समीक्षा बैठक कर रहे हैं, और यहाँ पर कोविड-19 पर गृह मंत्रालय की ओर से भी एक समीक्षा बैठक की गई, जिसमें पूरी इस बात पर ध्यान दिया कि किस तरह से तालमेल और जो है वो बहुत बेहतरीन हो सके, और कोविड-19 के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है उसमें और ज़्यादा हम सशक्त हो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार जो बैठकों का दौर है वो जारी है और कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरती जा रही कोविड-19 के खिलाफ हमारी जंग में। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के सीएमडी के साथ 1-to-1 बातचीत की है। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की तरफ तारीफ की और उन्हें देश भर में निर्बाध बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के अपने प्रयासों को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंक प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि शाखा, एटीएम और बैंकिंग में संपर्क के स्तर पर पर्याप्त तरलता हो। और पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना का कहर जारी है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ इटली की, जहाँ कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 10,000 के पार हो गई है। 10,023 लोग इस वक्त अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं अब तक इससे जहाँ 92,472 लोग संक्रमित हुए हैं। नागरिक सुरक्षा विभाग के प्रमुख एंजेलो बोरेली ने शनिवार की रात टेलीविजन संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश में कोविड-19 के कारण आज 889 मरीजों की मौत हुई है, जिसके कारण इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 10,000 को पार कर गई है। और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने घोषणा की है कि सभी गैर आवश्यक श्रमिकों को 2 सप्ताह के लिए घर पर रहना होगा, जो कि 30 मार्च से 9 अप्रैल तक जारी रहेगा। स्पेन में कोरोना वायरस से कल रात 832 लोगों की मौत हो गई, जिससे मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 5,690 हो गया है। वहीं संक्रमित लोगों की संख्या 64,059 से बढ़कर 72,248 हो गई है। यूनान में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 95 नए मामले सामने आने के कारण इससे संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,061 हो गई है। इस जानलेवा विषाणु के कारण अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में 25 पुरुष और 7 महिलाएं शामिल हैं और इन सभी की औसत उम्र 73 वर्ष थी। और कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच साफ सफाई और सावधानी रखकर घर पर रहकर इस वायरस से बचा जा सकता है, जिसमें खास तौर पर हाथ धोने के सामान्य नियमों का पालन करके ही हम कोरोना वायरस को समाप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। धोने की विधि में आपको लगभग 40 से 60 सेकंड लगेंगे। गहने, घड़ी और अंगूठियां निकाल दीजिए। पहले हाथों को पानी से गीला करें। अब साबुन दोनों हथेलियों में अच्छे से मलें।
अपने बाएं हाथ की हथेली की ऊपरी सतह से दाएं हाथ की हथेलियों को मलें। ऐसा दूसरे हाथ के साथ भी करें। अपनी उंगलियों से दोनों हाथों के बीच में मलें। अपने हाथों की दाएं और बाएं हथेलियों को आपस में मलें। अब अपने बाएं हाथ के अंगूठे को दाएं हाथ से घुमाकर मलें। ऐसा दूसरे हाथ के साथ भी करें। अपने बाएं हाथ की हथेली की मुट्ठी बनाकर अपने दाएं हाथ की हथेली के ऊपर रखकर पीछे से और आगे से मलें और ऐसा दूसरे हाथ के साथ भी करें। हाथों को साफ पानी से धोएं और सूखे तौलिए या पेपर टॉवल से सुखाएं। नल बंद करने के लिए उसी तौलिए का इस्तेमाल करें। आपके हाथ अब साफ और सुरक्षित हैं। और आइए अब जानते हैं कि नई दिल्ली के एम्स के डॉक्टरों की संक्रमण से बचने के लिए घर पर रहना क्यों आवश्यक है। हमें बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है। हमारा आगे क्या होगा, हम क्या खाएंगे, क्या हमारा जिंदगी में कैरियर होगा, हमारा जॉब का क्या होगा, हम बाहर ही नहीं जा पा रहे। पर ये क्वेश्चंस, ये सारे जो संदिग्धताएं हमारे प्रॉब्लम्स है, ये तभी होगा अगर हम जिंदा हैं। जिंदा रहने के लिए प्लीज अपने घर पे रहिएगा। ये एक नया वायरस है जिसमें बहुत ही ज्यादा ईगो है। अगर जब तक आप घर से बाहर नहीं जाएंगे ये आपके घर नहीं आने वाला। सो आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। विदेश से आना कोई अपराध नहीं है। 2 हफ्ते तक घर में रहिए, अपनों की जान बचाइए। अनावश्यक व गलत इस्तेमाल मास्क का ना करें। खुद को सर्दी जुकाम होने पर ही मास्क का इस्तेमाल करें। N95 मास्क का उपयोग सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर के लिए है। कृपया घर पे सुरक्षित रहें और सेफ रहें। जो हमारे देश के बुजुर्ग हैं उनको सबसे ज़्यादा कोरोना के बीमारी से खतरा है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक है, उनको बहुत सारे बीमारी पहले से ही है। तो उन लोगों को ज़रूर घर के अंदर रहना चाहिए। जो यंग जनरेशन है उनसे हगिंग ना करे, वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करे। सोशल डिस्टेंसिंग या एक दूसरे से दूर रहना को स्ट्रिक्टली फॉलो करें ताकि हम, आप और सारे स्वस्थ रह सकें। अगर आपको साधारण खांसी या सर्दी है और आपने विदेश यात्रा नहीं किया है या ऐसे व्यक्ति से जो विदेश यात्रा करके आया है उससे संपर्क में नहीं हैं या आप किसी संक्रामक व्यक्ति से संपर्क में नहीं हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई जांच की ज़रूरत नहीं है। आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। इस महामारी के समय में हमें मालूम है कि दुनिया भर, विश्व भर में कितने मौतें हो रही हैं और ये हजारों की तादाद में हो रही हैं। और मैं आईसीयू में होते हुए मुझे ये जानकारी है कि कई सारी मौतें आईसीयू में भी होती हैं, आईसीयू के बावजूद भी। तो हमें अपने आईसीयूज पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए। और इस महामारी में अगर आईसीयू पर कम दबाव हो और अगर मरीजों को बिल्कुल ठीक इलाज का कोई भी चांस है, तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप लोग सब घरों में रहें और अपने हाथ की सफाई का जरूर ध्यान दें। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयाँ खुद ना लें। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन और एंटीवायरल मेडिसिन बिना प्रिस्क्रिप्शन के अपने आप से ना लें। सबसे अच्छी मेडिसिन आपके लिए है आप घर में ही रहें, ये आपके लिए सबसे अच्छी दवा होगी। जो लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो जाते हैं उसमें से कुछ को इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती करना पड़ता है जब उनकी हालत ख़राब हो जाती है। हम चाहते हैं कि आप 21 दिन घर रहिए, सेफ रहिए और इंटेंसिव केयर में भर्ती होने से बचिए। कोरोना वायरस खांसी और छींक की ड्रॉपलेट्स के माध्यम से एक से दूसरे में फैलता है। ये ड्रॉपलेट्स 1 मीटर से ज़्यादा ट्रैवल नहीं करती हैं, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। घर रहिए, सुरक्षित रहिए। इस मुश्किल वक्त से हम जल्दी ही निकल पाएंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आने वाले हफ्तों में परिवार के साथ समय बिताएं, घर के काम में हाथ बटाएं, म्यूजिक सुने, योगा करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें और एक अच्छी नींद लें। कोरोना वायरस दिखाई नहीं देता है, पर कोरोना वायरस से संक्रमित लोग सबको दिखाई दे रहे हैं। 4 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं और ये नंबर बढ़ते ही चले जा रहे हैं। लापरवाही ना करें, घर रहें। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए घर पे ही रहें, बीमारी को बढ़ाने का कारण ना बने।
तो ये वो एक्सपर्ट्स थे जो आपको सीधी और बेबाक राय दे रहे थे कि बहुत ज़रूरी है इस वक्त घर पर रहना और कोरोना वायरस को रोकना। हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने एम्स के डायरेक्टर से खास बातचीत की, जो बता रहे हैं कि किस तरह से टेली कॉन्फ्रेंसिंग और टेली कंसल्टेशन के माध्यम से डॉक्टर अपने मरीजों का ख्याल रख रहे हैं। एम्स में कोविड-19 टेली कंसल्टेशन सेंटर खुला है। इस बारे में पूरी तरीके से जानकारी देने के लिए हमारे साथ है एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलिया। सर, क्या है ये सेंटर, इससे क्या फ़ायदा होगा? तो ये जो हमने सेंटर खोला है कोविड-19 टेली कंसल्टेशन सेंटर कनेक्ट के नाम से, ये बेसिकली एक सेंटर है जो डॉक्टर्स जो भारत के कई हिस्सों में हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, स्मॉल स्टेट हॉस्पिटल में या कहीं पर भी हों, और वो कोविड के पेशेंट का ध्यान कर रहे हों या देख रहे हों, उनके कोई डाउट्स हो, मैनेजमेंट इश्यूज़ हों, तो यहाँ एक्सपर्ट से बात करके वो मैनेजमेंट में अपनी क्लैरिटी ले सकते हैं। इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो फ़ायदा है कि इससे नॉलेज शेयरिंग होगा, लोगों की इंटरेक्शन होगी, कोई कई पेशेंट आया क्या करना चाहिए। दूसरा, पेशेंट केयर बेटर हो जाएगा। हम ये मानते हैं कि कई कोविड के पेशेंट ऐसे हैं जो बहुत सिक रहते हैं, जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, बायलैटरल निमोनिया होता है। उन पेशेंट्स को मैनेजमेंट के लिए स्पेशल क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, पल्मोनोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, वो हर एक जगह अवेलेबल नहीं है। तो ये एक सेंटर ऐसा है जो वो एडवाइस उन लोगों को दे पाएगा। क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हॉस्पिटल जुड़ा रहेगा या उसके नीचे तक? सब डॉक्टर्स जो हैं किसी लेवल पे भी वो जुड़ सकते हैं। इसलिए ये जो फैसिलिटी है मेडिकल कॉलेजेस के साथ भी लिंक्ड है, लेकिन जैसे स्काइप है, जूम है या टेलीफोन है, व्हाट्सएप है, सबके साथ लिंक्ड है। और एक नंबर है जो फिर आगे जाके कई लाइंस के साथ मिल जाता है। तो इसलिए ऐसा भी अगर ज़्यादा कॉल्स आएंगी तो इसको हम एक्सपैंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे कौन से डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स होंगे? क्या राउंड द क्लॉक 24 घंटे होंगे या फिर कोई टाइमिंग है? तो यहाँ पे स्पेशलिस्ट होंगे, मेनली फ्रॉम पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन, एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर, इन्फेक्शियस डिजीज़ और डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, जो ऐसे पेशेंट्स को कई डे टू डे में रूटीनली इनकी देखभाल करते हैं, जो ARDS के निमोनिया के पेशेंट वेंटिलेटर पे, उस टाइप के स्पेशलिस्ट होंगे जो एडवाइस दे पाएंगे। कई पेशेंट्स हैं जो अब आ नहीं पा रहे लॉकडाउन के कारण और उनको क्रॉनिक बीमारियां हैं, उनके लिए हमने टेली कंसल्टेशन शुरू किया और हर एक डिपार्टमेंट को एक डेडिकेटेड नंबर दिया, एक फ़ोन दिया, और वो हम पेशेंट्स को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके नंबर्स हमारे पास हैं और कंसल्ट कर रहे हैं। अगले हफ्ते से हम ये भी शुरू करेंगे नर्सेज़ की ट्रेनिंग में, तो वेबिनार्स और विच विल गो टू ऑल नर्सिंग कॉलेजेस इन द कंट्री, ट्रेनिंग फॉर नर्सेज ऑन कोविड मैनेजमेंट, जो नर्सेज के पर्सपेक्टिव से होगा। कैमरामैन राजेश रिक्की के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं आकांक्षा चंडीगढ़ से। आकांक्षा, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से लॉकडाउन में इस वक्त वहां पर लोगों की जनभागीदारी देखने को मिल रही है? जो है कर्फ्यू लग गया था और जो पहली स्टेट्स थी, 3 स्टेट्स, उसमें से चंडीगढ़ भी एक था। तो कल जो है यहाँ पे रिलैक्सेशन दी गई है 10 से 6 बजे की, जहाँ लोग अपनी जरूरत की चीजों के लिए एक एक करके बिना अपनी व्हीकल यूज करे और जा सकते हैं। आप अभी मेरे पीछे देख सकते हैं कि CTU की बसेस हैं, चंडीगढ़ अंडरटेकिंग की बसेस हैं ये, जो कि सामान, ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लाद के पूरी सिटी का दौरा करेंगे, हर एक जगह पे जाएंगे और इन बसेस को पहले सैनिटाइज किया जाता है। जो लोग, जो विक्रेता इसमें जाते हैं, उनको सैनिटाइजर्स प्रोवाइड किए गए हैं और हर एक घर में जो है सब्जी पहुंचे, जरूरत का सामान पहुंचे, ये असर्टन किया जा रहा है। और सारी की सारी जो केमिस्ट की दुकानें हैं, जो राशन की दुकानें हैं, वो खुली हुई हैं, पर हर एक घर के एक ही व्यक्ति को जाने की अनुमति है और वो भी बिना गाड़ी यूज करे पैदल ही जा सकते हैं। इसके अलावा अभी तक जो 4 दिन थे उसमें बहुत सख्ताई थी, सिर्फ डोर टू डोर सर्विसेज ही हो पा रही थी, पर डोर टू डोर सर्विस कहीं पर बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पा रही थी। इसलिए सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है कल से 10 से 6 की रिलैक्सेशन करी है। उन्होंने 10 से 6 की रिलैक्सेशन इसलिए भी करी है कि 2-3 घंटे के अंदर बहुत भीड़ हो जाएगी, तो लोगों के पास ज्यादा समय रहे और ज्यादा से ज्यादा लोग एक एक करके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, दुकानों के बाहर जो है मार्किंग की गई है बकायदा, और उसके लोग जो है एक एक करके अपना सामान ले या पर्ची दे दें और फिर उनका नाम बुलाया जाता है। तो बहुत एहतियात बरत रहे हैं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आह्वान किया था लोगों से कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करी जाए, वो हो रहा है चंडीगढ़ में जी, बहुत अच्छे तरीके से जो है अच्छा हो रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल आकांक्षा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत ज़रूरी है इस वक्त की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और यहाँ पर प्रशासन की ओर से ढील भी दी गई है कर्फ्यू में, और लोगों को अवसर दिया जा रहा है कि वो अपने घरों से निकलकर, लेकिन सिर्फ एक परिवार से सिर्फ एक शख्स अपने घर से निकलकर जो ज़रूरत का सामान है वो यहाँ पर ला सके। यहाँ पर इस वक्त दिल्ली का रुख करेंगे जहाँ मौजूद है हमारी संवाददाता मेघना। मेघना, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो स्थिति है उसमें क्या कुछ दृश्य आप देख पा रहे हैं, साथ ही जो लगातार जो पलायन जारी है दिल्ली में, जो अक्सर हम ये नज़ारे देख रहे हैं लगातार आज चौथे दिन भी, उनको लेकर क्या कुछ राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है उन तमाम प्रवासी कामगारों को? अभी फिलहाल मैं मंडी हाउस पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जिस तरीके से बात हो रही थी कि एसेंशियल सर्विसेज, कई लोग होर्डिंग करते भी नजर आ रहे थे। जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, जो एसेंशियल चीजें हैं जैसे दूध हुई, सब्जी, उन सब चीजों को उनकी पूरी आपूर्ति है यहाँ पर, और यही विजुअल्स दिखाने के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और यहाँ पर देखिए कई लोग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का भी प्रयोग कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको मदर डेयरी के एक आउटलेट पर ले जाती हूँ। मदर डेयरी का आउटलेट है, यहाँ पर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सारे जो दूध की पूरी तरीके से आपूर्ति, और खासकर ये लिखा हुआ है कि पूरे समय ये बूथ खुले रहेंगे, उसके साथ ही दूरी बनाकर रखने के गुजारिश की गई है लोगों से, और डिजिटल भुगतान को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर बढ़ावा देने की बात हुई है। और देखिए खासकर ये जो रोड्स पे जिस तरीके के मार्किंग्स किए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए, ये मार्किंग किए गए ठीक आउटलेट के बाहर, ताकि लोग जब यहाँ पर खड़े हो तो वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। और इसके साथ ही यहाँ पर एक सफल का भी आउटलेट है जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए कई लोग जो है यहाँ पर खड़े हैं सुबह की सब्जी लेने के लिए। इनमें से ही कुछ से बात करते हैं। सर बताइए आप। बिल्कुल, हम फिर बात करेंगे इनसे मेघना, बट यहाँ पर हमारे पास समय की थोड़ी कमी है, लेकिन हम बता दें कि बहुत ही अच्छा तरीके से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का जो एक उदाहरण है पेश किया जा रहा है, और साथ ही साथ ये बात भी लगातार कही जा रही है कि जो एसेंशियल सर्विसेज है यानी कि दूध, सब्जी, इन तमाम जो दुकानें हैं वो लगातार खुलेंगी, इसलिए किसी भी तरह की होर्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब चाहिए तब आप ये सामान खरीद सकते हैं। और आपसे विदा लेने से पहले आइए देश और दुनिया में कोरोना की ताज़ा स्थिति क्या है।